Dear students, today I am going to teach you Silk Road, written by Nick Middleton. This is the introduction of this story. The story is written by Nick Middleton. ये कहानी निक मिडल्टन के द्वारा लिखी गई है. This chapter is about narrator's journey from slopes of Rao to mountain Kailash to complete the Kora. कोरा पहले हम बता दें आपको. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू व्हाट इज़ कोरा. दिस इज़ अ रिलीजियस रिवॉल्यूशन ऑफ कैलाश माउंटेन, एंड कैलाश माउंटेन इज़ कंसीडर्ड एज द होम ऑफ एबॉर्ड ऑफ लॉर्ड शिवा. ऐसा माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव रहते हैं. लेकिन जो कोरा है ये बुद्धिस्ट लोग ज़्यादा करते हैं. हिंदू तो केवल जाते हैं दर्शन करने के लिए कैलाश माउंटेन को, और कैलाश माउंटेन का दर्शन शंकर जी का दर्शन या शिव का दर्शन ही मानते हैं वो लोग. लेकिन बौद्ध धर्म में कोरा किया जाता है, मीन्स उसका पूरा एक चक्कर लगाया जाता है, परिक्रमा की जाती है उसकी, और ये बहुत धार्मिक होता है. So this chapter is about narrator's journey from slopes of Rao, Rao is the place, to mountain Kailash to complete the Kora. ये जो चैप्टर है कोरा को पूरा करने के लिए राव की ढलानों से, स्लोप्स कहते हैं ढलान को, कैलाश पर्वत तक राइटर की यात्रा के बारे में है. अब जब ये राव से चलता है तो एक लड़की होती है जिसके यहाँ ये रुका होता है, उसका नाम लामो होता है. वो राइटर और डेनियल, इसके साथ में एक और इसका साथी डेनियल होता है. ये दोनों एक दिन चर्चा कर रहे होते हैं. राइटर बोलता है डेनियल से कि वो कोरा करना चाहता था. तो ये बात लामो ने सुन रखी थी, तो इस वजह से लामो ने सोचा था कि राइटर को वहाँ बहुत सर्दी होगी, बहुत ठंड होगी, बिटर कोल्ड होगी, तो उसके लिए फेयरवेल प्रेजेंट के रूप में वो एक सीप स्किन की, अर्थात भेड़ की खाल की बना हुआ एक कोट, लंबी बाँह वाला, वो फेयरवेल प्रेजेंट के रूप में उसे देगी. तो वही यहाँ चर्चा की गई है. टू बिड हिम फेयरवेल, लामो गेव हिम अ लॉन्ग स्लीव सीप स्किन कोट. बिड कहते हैं विदाई को. उसे विदाई देने के लिए, राइटर को विदाई देने के लिए लामो ने उसे एक लंबी बाँह वाली कोट, किसकी, भेड़ की खाल वाली कोट प्रदान की, अर्थात दी. किसके रूप में, फेयरवेल प्रेजेंट के रूप में. He hired Satan's car for his journey. उसने सैटन नाम के एक गाइड था, उसकी कार को हायर किया, और सैटन को भी हायर किया, कार को भी हायर किया, मीन्स किराए पर लिया. एंड टुक डेनियल, और डेनियल को भी साथ में लिया, along to escort him to डार्चन, ताकि उसे वो डार्चन तक ले जा सके. मीन्स ये जो डेनियल है उसका दोस्त जो डेनियल है वो उसको डार्चन तक ही स्कॉट करेगा. नाउ द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस लेसन. द नरेटर वाज लीविंग राव एंड हेडिंग टुवार्ड्स माउंट कैलाश टू कंप्लीट द कोरा. नरेटर को हम कथाकार कहेंगे, कहानी सुनाने वाला या अपनी यात्रा का वर्णन करने वाला, राव को छोड़कर कोरा पूरा करने के लिए कैलाश पर्वत की ओर जा रहा था. इट वॉज इन द अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग दैट दे वर सेट टू लीव.
ये सुबह के शुरुआती घंटों का समय था जब वे जाने के लिए तैयार थे। Lamo gave the narrator a long-sleeved sheep-skin coat, as I told you in the introduction. लामो ने उसे अर्थात नरेटर को लंबी बाह वाला भेड़ की खाल का कोट प्रदान किया, which all the men wore, जिसे वहाँ के सारे लोग पहनते थे। एज अ फेयरवेल प्रेजेंट, और किसके रूप में उसको दिया? फेयरवेल प्रेजेंट के रूप में दिया। इस कोट को वहाँ के सारे लोग पहनते थे। सैटन assessed him as they got into his car। जो सैटन है ने उसका आकलन किया, असेस्ट किया, इसी से बना असेसमेंट, आकलन किया। हिम माने राइटर का, और जैसे ही वे कार के अंदर प्रवेश किए या जैसे ही वे कार में सवार हुए तो सैटन ने उसका आकलन किया। माने ऊपर से नीचे तक उसमें देखा, उस कोट में राइटर को सैटन ने बड़े गौर से देखा जब उसने उस कोट को पहना। अब they took a shortcut to get off the चैंगटोंग। उन्होंने चैंगटोंग से उतरने के लिए एक शॉर्टकट लिया। चैंगटोंग प्लेस है, वहाँ से सैटन ने एक शॉर्टकट लिया, मतलब एक संक्षिप्त रास्ता, क्योंकि Saturn knew the route that would take them southwest almost directly towards the Mount कैलाश। क्योंकि सैतन एक ऐसा मार्ग जानता था जो उन्हें दक्षिण पश्चिम में ले जाएगा और लगभग सीधे पर्वत की ओर ले जाएगा, अर्थात कैलाश पर्वत की ओर ले जाएगा। क्योंकि सैटन वहाँ का गाइड था, अच्छी तरीके से उस लोकेलिटी के बारे में जानता था। It involved crossing several fairly high mountain passes, he said. उसने कहा कि इसमें कई ऊंचे पहाड़ी दर्रे या दर्रों को पार करना शामिल था। इट इन्वॉल्व माने इसमें शामिल था, क्रॉसिंग पार करना, सेवरल अनेक, फेयरली हाई माउंटेन पासेस बहुत ऊंचे, माउंटेन पासेस कहते हैं पर्वतीय दर्रों को। उसने कहा गोइंग दैट वे would not be a problem if there was no snow, but that one could never know till one reached there. सैटन ने कहा कि अगर बर्फ न हो या रास्ते में बर्फ नहीं होगी तो उस रास्ते पर जाना कोई समस्या नहीं होगी, या उस रास्ते पर जाने पर कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन जब तक कोई वहाँ पहुँच नहीं जाता तब तक ये पता कैसे चलेगा? अगर बर्फ होगी तो प्रॉब्लम होगी। From the gently rising and falling hills of Rao, the shortcut took them across vast open plains, dry grazing land,
with nothing in them except a few small antelopes. राव की धीरे धीरे, जेंटली माने धीरे धीरे उठती और गिरती पहाड़ियों से, माने जो ऊपर उठी हैं और नीचे गिरी हुई हैं, मीन्स ढालू हैं, तो उन पहाड़ियों से शॉर्टकट उन्हें विशाल खुले मैदानों, सूखी ड्राई ग्रेजिंग लैंड, सूखी चराई वाली भूमि, अर्थात जहाँ पर सूखी घास थी और उस सूखी घास को चरने वाले जानवर वहाँ पर थे, और उनमें से जो जानवर थे वो एंटीलॉप्स थे, अर्थात मृग थे, हिरन थे। ड्राई ग्राजिंग विद across the plants, dry grazing land with nothing in them except, वहाँ इसके अलावा और कोई नहीं थे। कौन थे? a few small antelopes, कुछ छोटे एंटीलॉप्स थे, अर्थात हिरन थे। एंटीलॉप्स डियर को कहते हैं। Moving ahead, they noticed that the plains became more stony than grassy. आगे बढ़ते हुए उन्होंने देखा कि जो मैदान घास से ज़्यादा पथरीले हो गए हैं, अर्थात उनमें घास कम थी, रॉकी ज़्यादा थे, अर्थात पथरीले ज़्यादा थे, स्टोनी ज़्यादा थे, ग्रेजी बहुत कम थे। Here they saw a herd of wild ass that were racing around, and which Satan had told them even before they appeared. यहाँ उन्होंने जंगली गधों का एक झुंड देखा जो चारों ओर दौड़ रहा था, जिसके बारे में सैटन ने पहले ही बता दिया था। Of which Satan had told them, उनके बारे में बता दिया था, even before they appeared, वे प्रकट हुए सामने, उससे पहले ही सैतन ने उनको, राइटर को और डैनियल को बता दिया था कि यहाँ पर गधे मिलेंगे, ये गधों का समूह मिलेगा। The drive again became steep, जो ड्राइव थी फिर से खड़ी हो गई, स्टीप हो गई, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई थी। दे क्रॉस्ड, इसके बाद फिर क्या किया उन्होंने? दे क्रॉस्ड ड्रोकबाज टेंडिंग देयर फ्लॉक्स, इसके बाद उन्होंने अपने झुंडों को चराते हुए ड्रोकबाओं को पार किया। ये ड्रोकबाज कौन थे? जो सीप्स, जो भेड़ों को चराते थे, उनको ड्रोकबा वहाँ की लैंग्वेज में बोला जाता था। थिकली clad men and women stared at their car and at times waved at them while the sheep would turn away from the vehicle. मोटे कपड़े पहने हुए पुरुष और महिलाएं अपने कार को या उनकी कार को, राइटर की कार को घूरते थे और कभी कभी उन पर हाथ हिलाते थे, और जबकि उनकी भेड़ें
वाहन से दूर भागती थी, मतलब कार से दूर भाग जाती थी। They passed nomads' dark tents, pitched in the isolated places, usually with a huge black dog, a Tibetan big, smooth-haired dog guarding them. इसके बाद नोमैड्स कहते हैं खाना बदोश लोगों को, जो आज यहाँ अपनी बस्ती बनाए हुए हैं, टेंट लगा कर रह रहे हैं, कल दूसरी जगह, ऐसे लोगों को। तो दे पास्ड नोमैड्स डार्क टेंट, उन्होंने खाना बदोश के अंधेरे माने गहरे कलर के अर्थात काले रंग के तंबुओं को अलग अलग जगहों पर खड़ा देखा। आमतौर पर एक विशाल कुत्ता, अ ह्यूज ब्लैक डॉग, काले रंग का कुत्ता, एक तिब्बती बड़ा चिकने बालों वाला कुत्ता उनकी रखवाली करता था। गार्डिंग देम माने उनकी, स्मूथ हेयर्ड माने चिकने बालों वाला कुत्ता उनकी रखवाली करता था। These dogs would observe them from a distance, as they drew closer, they would rush towards them and chase them for about 100 meters. ये कुत्ते उन्हें दूर से देखते थे, या इन कुत्तों ने उन्हें दूर से देखा, और जैसे जैसे वे करीब आते वे दौड़कर उनकी ओर दौड़ पड़ते और लगभग 100 मीटर तक उनका पीछा करते थे। लगभग 100 मीटर तक उनका चेज मीन्स पीछा करते थे। अबाउट देम माने उनका मीन्स राइटर्स, और जो कार थी उन उसमें डेनियल्स और सैटन का, लगभग 100 मीटर्स तक। These hairy dogs were pitch black and usually wore bright red collars and barked angrily with enormous jaws. ये बालों वाले कुत्ते गहरे कलर अर्थात काले रंग के थे और आमतौर पर चमकीले लाल रंग के कॉलर पहने हुए थे और बड़े जबड़े के साथ गुस्से में भौंकते थे। इनॉर्मस जॉज का मतलब बहुत विशाल जबड़ों के साथ वे भौंकते थे। They were absolutely fearless of their vehicle and would run straight into their way. वे अपने या उनके वाहन से बिल्कुल नहीं डरते थे, बिल्कुल निडर थे और सीधे अपने रास्ते पर दौड़ पड़ते थे या दौड़ पड़े थे। Into their way. Satan had to brake and turn sharply to avoid them. उनसे बचने के लिए सैटन को ब्रेक लगाना पड़ा और तेजी से मुड़ना पड़ा, अपनी कार को मोड़ना पड़ा। It was because of their ferocity that these Satan's mastiffs were brought from Tibet to China's imperial courts as hunting dogs. ये उनकी उग्रता के कारण, फेरोसिटी के कारण, कि इन तिब्बती मैस्टिफो इनको कहा जाता है, इन कुत्तों को शिकारी कुत्तों के रूप में
तिब्बत से चीन के शाही दरबार में लाया गया था। As they entered a valley, जैसे ही वे एक घाटी में प्रवेश किए, जैसे ही वे एक घाटी में घुसे अर्थात प्रवेश किए तो क्या हुआ? दे कुड सी स्नो कैप्ड माउंटेन्स एंड द वाइड रिवर। वे देख सकते थे, स्नो कैप्ड माने बर्फ से ढके हुए पर्वतों को और विस्तृत फैली हुई नदी को। मोस्टली ब्लॉक्ड विद आइस, जो आइस से अर्थात बर्फ से बिल्कुल ब्लॉक हो गई थी, जम गई थी, अवरुद्ध हो गई थी। एंड दैट वाज स्पार्कलिंग इन द सनशाइन, और सूरज की धूप में जो बहुत तेज चमक रही थी। As they moved ahead on their upward track, the turns became sharper and the ride bumpier. जैसे ही वे आगे बढ़ते गए, ऊपर की ओर जाने वाले रास्ते पर जो मोड़ थे, टर्न्स जो थे, वो तेज हो गए और सवारी जो थी वो उबड़ खाबड़ हो गई थी, यह होती गई। बम्पियर माने उबड़ खाबड़, राइड माने सवारी, मतलब बहुत ही हिचकोले ले रही थी उनकी कार। रॉक्स arounds were covered with patches of bright orange lichen, इसको हम लाइकन भी कहते हैं। चारों ओर की चट्टानें चमकीली नारंगी लाइकन के धब्बों से आच्छादित थीं। पैसेज कहते हैं धब्बों को, ब्राइट चमकीले, ऑरेंज नारंगी, और लाइकन के जो धब्बे, लाइकन एक प्रकार की काई है। अंडर द रॉक्स सीम्ड अनएंडिंग शेप, चट्टानों के नीचे अनएंडिंग, कभी न समाप्त होने वाली शेड थी अर्थात छाया थी। The narrator felt the pressure building up in his ears, so he held his nose, snorted and cleared them. राइटर ने महसूस किया कि उसके दोनों कानों में दबाव बढ़ रहा था, एल्टीट्यूड के कारण अर्थात ऊंचाई के कारण। इसलिए उसने अपनी नाक को पकड़ लिया, फिर स्नॉट किया और फिर क्लियर्ड देम, और उन्हें साफ करने का प्रयास किया, दोनों नथनों को, नॉइस्ट्रिल्स को। जस्ट देन सैटन स्टॉप्ड एंड the three of them, Satan, Daniel and the narrator, walked out of the car. तभी सैटन रुक गया और तीनों, सैटन, डैनियल और नरेटर, कार से बाहर निकल गए। इट कंटिन्यूड टू स्नो, बर्फ का गिरना जारी रहा, माने बर्फ गिर रही थी उस समय। The snow that had collected was too steep for their vehicle to scale, so there was no way of going around the snow patch.
जो बर्फ जमा हुई थी, कलेक्टेड, हैड कलेक्टेड मीन्स जमा हो गई थी, जो बर्फ जमा हो गई थी वो इतनी खड़ी थी कि उनके वाहन का चलाना या मापन करना, स्केलिंग करना बहुत कठिन था, नहीं किया जा सकता था, या उस बर्फ पर वाहन नहीं चलाया जा सकता था। इसलिए बर्फ के पैच के चारों ओर जाने का कोई रास्ता नहीं था। यही नहीं पता चल रहा था कि कितनी बर्फ जमा है यहां पर, उसकी स्केलिंग कितनी है। द नरेटर लुक्ड एट हिज रिस्ट वॉच and realized that they were at 5,210 meters above sea level. नरेटर ने अपनी कलाई पर बंधी हुई घड़ी को देखा और महसूस किया कि वे समुद्र तल से 5,210 मीटर ऊपर हैं, माने बहुत ऊंचाई पर पहुंच गए थे वो लोग। Snow did not too deep, but the danger was that if the car slipped it could turn over. ये बहुत बड़ी समस्या थी। बर्फ तो बहुत गहरी नहीं लग रही थी, स्केलिंग जब उन्होंने अंदाज में किया तो बर्फ तो बहुत गहरी नहीं लग रही थी, लेकिन खतरा ये था कि अगर कार फिसल गई तो पलट सकती थी। could turn over. Saturn grabbed handfuls of soil and threw it across the frozen surface of ice. सैटर्न ने क्या किया? सैटर्न ने मुट्ठी भर मिट्टी पकड़ी या मुट्ठी से मिट्टी को उठाया और उसे जमी हुई बर्फ की सतह पर फेंक दिया। फ्रोजन सरफेस ऑफ आइस पर उसने थ्रू इट फेंक दिया। डेनियल एंड द नरेटर स्टेड आउट ऑफ द व्हीकल टू लिसन सैटर्न्स लोड। लिसन माने कम करना। सैटर्न के भार को अर्थात उस कार के भार को कम करने के लिए डैनियल और नरेटर वाहन से बाहर निकल आए, कार से बाहर निकल आए। He backed and drove towards the dirty snow, and with no difficulty the car moved on. सैटर्न ने क्या किया? वो पीछे हटा, उसने कार को थोड़ा पीछे किया और फिर जो मिट्टी पड़ी हुई बर्फ थी, गंदी बर्फ थी, उसके ऊपर डर्टी माने गंदी हो गई थी, जो मिट्टी डाल दी गई थी, तो उसके ऊपर उसने गाड़ी चलाई और बिना किसी कठिनाई के कार आगे बढ़ गई। बट आफ्टर 10 minutes ऑफ ड्राइविंग देयर वाज अनदर ऑब्स्ट्रक्शन। लेकिन 10 मिनट की ड्राइविंग के बाद एक और ऑब्स्ट्रक्शन था, अर्थात एक और रुकावट, हिंडरेंस थी, एक और रुकावट आ गई। क्या था? सैटर्न assessed द सीन। सैटर्न ने उस दृश्य का अंदाजा लगाया एंड दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ड्राइव राउंड द स्नो। सैटर्न ने आकलन किया और इस बार उसने बर्फ के चारों ओर ड्राइव करने का फैसला किया। सीधे बर्फ पार करने को का फैसला नहीं किया, बल्कि घूम कर जाने का फैसला किया। It was a steep slope scattered with big rocks, but Saturn got past them. ये बड़ी चट्टानों के साथ बिखरी हुई एक खड़ी ढलान थी, लेकिन सैटर्न ने उसे पार कर लिया।
The narrator checked his watch again. They were 5,400 meters above sea levels, and his head began to ache terribly. राइटर ने फिर से अपनी घड़ी देखी और देखकर उसे पता चला कि वो 5,400 मीटर्स सी लेवल से इतना ऊपर थे वे लोग, और उसी समय राइटर के सर में बहुत दर्द होने लगा। एच कहते हैं दर्द को, टेरेबली माने बहुत भयानक तरीके से दर्द होने लगा। He gulped a little water for relief. उसने राहत के लिए थोड़ा पानी पिया। गल्प मीन्स घूंट लेना होता है। When they reached the top of the pass at 5,515 meters, they noticed large rocks decorated with white silk scarves and ragged players' flags. When they reached, जब वे पहुंच गए 5,515 मीटर्स की ऊंचाई पर, एक दर्रे पर पहुंच गए, तो उसके शीर्ष पर जब वो पहुंचे तो उन्होंने एक सफ़ेद रेशमी स्कार्फ और फटे हुए प्रार्थना के झंडों से सजी हुई बड़ी चट्टानें देखीं। डेकोरेटेड माने सजी हुई, और किससे सजी हुई? विद वाइट सिल्क स्कार्वेस से, जो कैसे थे? रैग्ड मीन्स फटे हुए प्रेयर फ्लैग्स थे, अर्थात प्रार्थना के झंडे थे। इनसे सजी हुई चट्टानों को देखा। ऑल ऑफ देम टुक अ क्लॉकवाइज राउंड देम एज इज the tradition, and Saturn checked the tires on his vehicle. परंपरा के अनुसार, ट्रेडिशन के अनुसार, उन सभी ने दक्षिणावर्त होकर घुमाया, अर्थात क्लॉकवाइज राउंड देम थे, अर्थात वे जो झंडे और जो सजावट वगैरह थी वो क्लॉकवाइज थी, एंटी क्लॉकवाइज नहीं थी। ये उनकी परंपरा है। और इस बीच में फिर जब वो ये सब देख रहे थे तो सैटर्न क्या कर रहा था? सैटर्न ने अपने कार के टायरों की जांच की। व्हीकल कहते हैं सवारी को, अर्थात कार। He stopped at the petrol tank. He stopped, वो रुक गया, पेट्रोल टैंक के पास रुक गया। The lower atmospheric pressure was allowing the fuel to expand. ये साइंटिफिक रीजन होता है। कम वायुमंडलीय दबाव से पेट्रोल के विस्तार की अनुमति दे रहा था, अर्थात पेट्रोल एक्सपेंड हो रहा था। प्रेशर से पेट्रोल एक्सपेंड हो रहा था। द नरेटर वाज सून रिलीव्ड of headaches as they went to the other side of the pass. जब दर्रे के दूसरी तरफ वे लोग गए तो नरेटर को जल्दी ही सर दर्द में राहत मिली। At 2 o'clock, 2 बजे, they stopped the lunch and ate hot noodles inside a long canvas work tent put up beside a dry salt lake. 2 बजे वे दोपहर के भोजन के लिए रुक गए।
और एक सूखे नमक की झील के किनारे एक लंबे कैनवास वर्क टेंट के अंदर गर्म नूडल्स खाए, हॉट नूडल्स खाए inside a long canvas work tent. The plateau was covered with spots of salty desert area and salt lakes, leftovers of the Tethys Ocean, which surrounded Tibet before the steep climb. पठार नमकीन रेगिस्तानी क्षेत्र से और नमक झीलों से टेथिस महासागर के बीच बने हुए स्थान से ढका हुआ था, जहां पर वो लोग रुके हुए थे, जिसमें खड़ी चढ़ाई से पहले तिब्बत की ओर घेर लिया था। बिफोर द स्टीप क्लाइंब, खड़ी चढ़ाई से पहले। विच सराउंडेड तिब्बत, जिसने तिब्बत को घेर रखा था। Here there was a lot of activity, men with pickaxes and shovels were moving around wearing long sheepskin coats and salt covered boots. यहाँ पर बहुत गतिविधियाँ थीं, अर्थात बहुत हलचल थी। पिक एक्सेस के साथ और सॉवेल्स के साथ, माने कुल्हाड़ियों और फावड़ों के साथ, जो लोग थे लंबे सीप स्किन्स के कोट पहने हुए थे, कोट्स पहने हुए थे, और मूविंग अराउंड माने चारों तरफ घूम रहे थे, और उनके जूते कैसे थे? सॉल्ट कवर्ड बूट्स थे। मतलब चूंकि सॉल्टी प्लेस था वो, आपको मालूम है ये जो सॉल्ट है ये दो जगह से आता है हमारे यहाँ। एक जो सॉल्ट हम लोग व्रत में खाते हैं ना, ये पहाड़ों से आता है, और जो हम लोग यूजुअली खाते हैं ये समुद्र से बनता है। तो वहाँ पर सॉल्ट बहुत ज़्यादा था, तो उनके जो जूते थे वो सॉल्ट से कवर हो गए थे, ढक गए थे। All of them were wearing sunglasses against the bright light of the trucks as they came laden with piles of salt. नमक के ढेर से लदे ट्रकों की तेज रोशनी के खिलाफ, अगेंस्ट माने खिलाफ, सभी ने धूप का चश्मा पहन रखा था। By late afternoon they reached a small town Hor, back on the main east highway that followed the old trade route from Lhasa to Kashmir.
देर दोपहर तक वे मुख्य पूर्व पश्चिम राजमार्ग पर एक छोटे से शहर होर पहुंचे, जो लासा से कश्मीर तक के पुराने व्यापार मार्ग का अनुसरण करता था। माने लासा और कश्मीर को जोड़ता था। डेनियल टुक अ राइड इन अ ट्रक एंड वेंट टू लासा। अब डेनियल ने एक ट्रक पकड़ा या ट्रक में सवारी ली और लासा चला गया। यहाँ से डेनियल चला गया। सैटन एंड नरेटर बेड हिम फेयरवेल। सैटन और नरेटर ने उसे विदा कर दिया। होर वॉज अ ग्लोमी प्लेस covered with dust and rocks and devoid of vegetation। जो होर था वो धूल और चट्टानों से ढका हुआ, कवर्ड मीन्स आच्छादित, और वनस्पतियों से रहित, वेजिटेशन से रहित, डिओड माने खाली, एक बहुत उदास स्थान था, ग्लोमी प्लेस था, नीरस स्थान था। It was scattered with a lot of refuse that had gathered over the years। यहाँ पर बहुत सारा कचरा बिखरा हुआ था जो वर्षों से यहाँ पर इकट्ठा था। It was regrettable as this town was on the shore of Lake Mansarovar, Tibet's most honorable lake। ये बहुत ही दुखपूर्ण था। रिग्रेटेबल मीन्स होता है बहुत दुखपूर्ण था, बहुत खेदजनक था, क्योंकि यह शहर तिब्बत के सबसे सम्मानित झील मानसरोवर झील के किनारे पर था। ऑन मोस्ट ऑनर्ड लेक है तिब्बत की। एंशियंट हिंदू एंड बुद्धिस्ट स्टडी ऑफ द यूनिवर्स पिन पॉइंट्स मानसरोवर as the source of four great Indian rivers, the Indus, the Ganges, the Satluj and the Brahmaputra। ब्रह्मांड का प्राचीन हिंदू और बौद्ध अध्ययन मानसरोवर को चार महान नदियों का स्रोत मानते हैं। दोनों मानते हैं, हिंदूज भी मानता है और बौद्धिस्ट भी मानते हैं। और कौन चार महान नदियां हैं? सबसे पहले इंडस, जिसको सिंधु कहते हैं, फिर गंगा है, सतलज और ब्रह्मपुत्र। ये चार नदियां मानसरोवर झील से निकली हैं, ऐसा हिंदू भी मानता है और बुद्धिस्ट भी मानते हैं। एक्चुअली ओनली द सतलज फ्लोज फ्रॉम दिस लेक, बट द headwaters of the others all rise near by the sides of the Mount Kailas। वास्तव में इस झील से केवल सतलज ही बहती है, लेकिन अन्य सभी का जो मुख्य जल है, हेड वाटर है, वो कैलाश पर्वत के किनारे से आता है, साइड्स से आता है, किनारों से आता है, कैलाश माउंटेन के। राइज मीन्स निकलता है, अर्थात आता है। दे हैड टी इन हॉर्स ओनली कैफे विच लाइक ऑल द अदर बिल्डिंग्स इन द टाउन was built from badly painted concrete and had 3 broken windows, but they had a good view of the lake through one of the windows।
उन्होंने होर के एकमात्र का वनली कैफे था, अर्थात एकमात्र कैफे में चाय पी। दे हैड टी मीन्स उन्होंने चाय ली अर्थात पी, जो शहर की अन्य सभी इमारतों की तरह बुरी तरीके से पेंट किए गए कंक्रीट से बनाई गई थी और 3 टूटी हुई खिड़कियां थीं उसमें, लेकिन उन्हें खिड़कियों में से एक के माध्यम से झील का अच्छा दृश्य दिखाई दे रहा था। आफ्टर an hour's stop, they drove westwards out of the town towards Mount Kailas. आधा घंटे रुकने के बाद वे शहर के बाहर कैलाश पर्वत की ओर पश्चिम की ओर चल पड़े। वहाँ से जो कहा कैलाश पर्वत था वो वेस्ट यॉर्ड था अर्थात पश्चिम की तरफ था। Narrator was surprised to see Hor because it was absolutely different from what he had read about it. जो राइटर था वो होर को देखकर बहुत हैरान था, बहुत आश्चर्यचकित था, सरप्राइज था, क्योंकि उसने इसके बारे में जो पढ़ा था वो उससे बिल्कुल अलग था। इकाई कावागुची ये कौन था? अ जापानीज मॉन्क था, जापान का एक भिक्षु था, धर्म प्रचार करने वाला। हु हैड बीन देयर इन 1900 जो 1900 में वहाँ आया था। एंड वॉज सो स्टार्ड बाई द हॉलीनेस ऑफ द लेक दैट ही बर्स्ट इनटू टीयर्स। झील की पवित्रता से इतना उत्तेजित हुआ था, इतना उत्तेजित हो गया था, स्टायर हो गया था, इतना भाव विभोर हो गया था कि वो फूट फूट कर रोने लगा था। हॉलीनेस, इतनी पवित्र झील थी वो। अ फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ सालों बाद, द प्लेस हैड अ सिमिलर इफेक्ट ऑन स्वैन हेडिन। कुछ साल बाद स्वेडे विजिटर माने स्वीडन का एक विजिटर, कुछ साल बाद स्वीडन के एक विजिटर ने जिसका नाम स्वैन हेडिन था, इस जगह का बहुत सामान्य प्रभाव बताया था, सिमिलर इफेक्ट बताया था, अर्थात उसी तरीके का प्रभाव बताया था कि बिल्कुल पवित्र स्थान है ये। They reached a guest house in Darchen after 10:30 p.m. रात के 10:30 बजे वे डार्चन के एक गेस्ट हाउस पहुंचे, थोड़ी ही दूर पर डार्चन था। They were 4,760 meters above the sea level. ऊंचाई कम हो गई, वे समुद्र तल से 4,760 मीटर ऊपर थे। इट वॉज डिस्टर्ब्ड नाइट, ये एक बहुत परेशान कर देने वाली रात थी। नरेटर हैड अ टेरिबल कोल्ड बिकॉज ऑफ द ओपन एयर रबिश डंप इन होर। नरेटर को भयानक ठंड लगी हुई थी, नाक बंद थी होने के कारण वो सांस नहीं ले पा रहा था, सांस लेने में दिक्कत थी। और ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब वो होर में था तो वहाँ पर रबिश डंप जो था, अर्थात
जो कचरा इकट्ठा था उसकी ओपन एयर जो आ रही थी उससे उसको बहुत ज़्यादा सर्दी लग गई थी, जिसके कारण उसका बहुत परेशान था। विद हिज नोस्टिल ब्लॉक्ड, उसकी नोस्टिल्स जो थी, नथुने थे, वो ब्लॉक हो गए थे। ही फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ, बहुत ही कठिनाई महसूस हो रही थी सांस लेने में। ही वॉज टायर्ड, वो थका हुआ था, हंग्री, भूखा था। एंड दस स्टार्टेड ब्रीदिंग थ्रू हिज माउथ, इस प्रकार से जब वो इतना परेशान था तो वो मुंह से सांस लेने लगा था। बट बेयरली हैड ही स्लेप्ट when he woke up abruptly, लेकिन जब वो अचानक उठा तो बमुश्किल सो पाया था वो। तो अचानक जब उठा तो क्या देखा, क्या महसूस किया? ही फेल्ट पेकुलियर हैवीनेस इन हिज चेस्ट, उसने एक भारीपन महसूस किया अपने सीने पर। He sat up and cleared his nasal passages. जब वो उठ बैठा या उठा तो अपने नेजल पैसेजेस को, अर्थात जो नॉस्ट्रिल्स हैं, नाक के जो नथुने हैं, उनको साफ किया। और जब साफ किया तो ही फेल्ट रिलीव्ड, उसे थोड़ा आराम मिला। बट द मोमेंट ही ले डाउन, ही intuitively felt that something was wrong. वो राहत महसूस तो उसने किया, लेकिन जैसे ही वो लेट गया उसने सहज रूप से महसूस किया, इंट्यूट माने सहज होता है, सहज रूप से महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। समथिंग वॉज रॉन्ग। He was not breathless, but simply could not sleep. वो ब्रीथलेस तो नहीं था, माने सांस तो ले रहा था, लेकिन सो नहीं सका था, नींद नहीं आई उसे। The fear of dying in his sleep kept him awake. नींद में ही मर जाने के डर से वो जागता रहा, कहीं ऐसा ना हो कि नींद में ही वो मर जाए। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, सैटन टुक हिम टू द डार्चन मेडिकल कॉलेज, सैटन उसे डार्चन मेडिकल कॉलेज ले गया। इट वॉज अ न्यू बिल्डिंग दैट लुक्ड लाइक अ मॉन्स्टरी फ्रॉम द आउटसाइड, ये एक नई इमारत थी जो बाहर से किसी मठ जैसी लग रही थी। मॉन्स्टरी कहते हैं मठ को। It had a very solid door that opened into a large courtyard. इसका जो दरवाज़ा था बहुत सॉलिड था, ठोस था, और जो बड़े एक कोर्टयार्ड आंगन में खुलता था। In the consulting room was a Tibetan doctor who did not have the equipment that a doctor would have. जो कंसल्टिंग रूम था, अर्थात परामर्श कक्ष था जहाँ पर डॉक्टर देखते थे, वहाँ पर एक तिब्बत का डॉक्टर था जिसके पास वो उपकरण नहीं थे जो एक चिकित्सक के पास होते हैं। क्लैड इन अ थिक पुलोवर, पहने हुए था एक मोटा सा स्वेटर, पुलोवर कहते हैं स्वेटर को, एंड अ वूली हैट, और एक ऊन की टोपी पहने हुए था। He listened to the narrator's symptoms and said it was because of altitude and cold. उसने
नरेटर की अर्थात राइटर की लक्षणों को, सिम्टम्स को सुना और कहा कि ये ऊंचाई और ठंड के, एल्टीट्यूड माने ऊंचाई के कारण या ठंड के कारण ऐसा हुआ है, उसकी तबीयत खराब हो गई है. He assured that narrator that he would be fine and gave him a brown envelope stuffed with 15 screws of paper that contained brown powder that tasted like cinnamon. अब उसने इलाज किया. इलाज कैसे किया? पहली बात तो उसको आश्वासन दिया कि वो ठीक हो जाएगा. फिर उसके बाद उसे कागज़ के 15 शिकंजे से भरा हुआ, पुड़ियों से भरा हुआ एक भूरे रंग का लिफाफा दिया, जिसमें भूरे रंग का पाउडर था, जिसका स्वाद सिनामोन की तरह था. सिनामोन कहते हैं दालचीनी को, दालचीनी जैसा स्वाद था. He was asked to take them with hot water, और ये भी उसे बताया गया कि इसको गर्म पानी से लेना होगा. The narrator did not like the look of the contents but took them anyway. He slept very soundly. लेखक को जो सामग्री का जो दवा दी गई थी, जो सामग्री दी गई थी, उसका रूप पसंद नहीं आया, लेकिन फिर भी उसने उसे लिया और बहुत चैन के साथ सोया. मीन्स उसको रिलीफ मिल गई. When Satan assured that the narrator was going to be well, जब सैटन को ये लगा कि नरेटर अब ठीक हो रहा है, तो उसने क्या किया? He left him, उस नरेटर को छोड़ दिया, and returned to लासा, और लासा को लौट गया. लासा भी एक स्थान है, वहाँ चला गया. दार्चन तक के लिए ही उसने बुक किया था गाइड. तो जब वहाँ लासा चला गया तो as a Buddhist it did not really matter if the narrator died, but he thought it would be bad for business. एक बौद्ध के रूप में यह वास्तव में माने नहीं रखता था कि कथाकार की मृत्यु हो गई या हो जाए, लेकिन उसने सोचा कि ये व्यवसाय के लिए बहुत बुरा होगा. मतलब लोग विश्वास नहीं करेंगे, फिर इस रूट पर चलने वाले लोग विश्वास नहीं करेंगे. After the narrator got his rest and a good night's sleep, Darchen did not look so awful. रात आराम करने और रात की अच्छी नींद लेने के बाद डार्चन इतना भयानक नहीं लग रहा था. एवफुल कहते हैं भयानक को. अब उसे आराम मिल गया था. It was still dusty and had heaps of rubble and refuse, but the bright sun gave him a view of the Himalayas. ये अभी भी धूल भरा था, अर्थात धूल से भरा हुआ था, जैसे होर में था, और मलबे और कचरे के ढेर थे, लेकिन तेज धूप ने उसे हिमालय का दृश्य दिखा दिया. गुरला मानधाता को उसने देखा. with a small cloud hanging over its peak. गुरला मानधाता नाम की एक चोटी है, उसको देखा, जिसके शिखर पर एक छोटा बादल लटका हुआ था, अर्थात वहाँ दिख रहा था. The town had a few general stores.
शहर में कुछ जनरल स्टोर्स थे, selling Chinese cigarette shops and other basic provisions as well as the usual things of the prayer flags. जहाँ पर सिगरेट, चाइना से बनी हुई सिगरेट, साबुन, अन्य बुनियादी, प्रोविजंस माने प्रावधान माने वस्तुएं के साथ साथ प्रार्थना के झंडे जो सामान्य तौर पर बेचने के लिए वहां पर इकट्ठा किए गए थे। एज वेल एज यूजुअल स्ट्रिंग्स प्लेयर फ्लैग। यूजुअल स्ट्रिंग्स कहते हैं धागे को, धागे से बंधे हुए प्लेयर फ्लैग भी थे। इन फ्रंट ऑफ वन men collected in the afternoon for a game of pool on a strange table in the open air, while nearby women washed their long hair in the icy water of a narrow brook near the guest house. एक के सामने पुरुष दोपहर में खुली हवा में एक अजीब मेज पर पूल के खेल के लिए एकत्र हुए। वहाँ कोई खेल था, एकत्र हुए थे, जबकि पास में महिलाएं गेस्ट हाउस के पास में ही एक संकीर्ण, एक नैरो का मतलब संकीर्ण, ब्रूक कहते हैं प्रपात को, जल प्रपात को, उसके बर्फीले पानी में अपने लंबे लंबे बाल धो रही थी। डार्सन फेल्ट स्ट्रेस फ्री एंड स्लो, बट फॉर द नरेटर दिस वाज अ मेजर डिसएडवांटेज। डार्सन ने तनाव मुक्त और धीमा महसूस किया, अर्थात रिलैक्स दिया राइटर को, लेकिन राइटर ने कहा कि ये एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया, डिसएडवांटेज था, अर्थात दिस वाज ए मेजर, बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था। क्या कि देयर वर नो पिलग्रिम्स, ये डिसएडवांटेज था क्योंकि ये मौसम नहीं था पिलग्रिमेज का। तीर्थयात्री नहीं थे, तीर्थयात्री होते तो उसको साथ ही मिल जाते। ही हैड बीन टोल्ड दैट इन द पीक ऑफ द पिलग्रिमेज सीजन द टाउन वाज फुल ऑफ विजिटर्स। उसे ये बताया गया था कि तीर्थ यात्रा के समय में ये शहर आगंतुकों से भर जाता था। That was the reason for his being there in the beginning of the season, but it seemed that he was too early. सीजन की शुरुआत में उनके वहाँ होने या राइटर के वहाँ होने का यही कारण था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो बहुत जल्दी आ गया था, जल्दी पहुंच गया था, सीजन से पहले पहुंच गया था। One afternoon he sat with a glass of tea in Darchen's only cafe, thinking about the paucity of pilgrims and the fact that he had not made much progress with his self-help program on positive thinking. एक दोपहर के बाद का समय था। वहाँ तीर्थयात्रियों की कमी के बारे में सोचते हुए डार्चन के एकमात्र कैफे में एक गिलास चाय के साथ बैठे और इस तथ्य के बारे में सोच रहा था राइटर
कि वो किस प्रकार से सकारात्मक सोच रहा था, कि वो किस प्रकार से अपने कार्यक्रम को पूरा करे, अपने स्वयं सहायता कार्यक्रम के साथ वो कैसे अपने उद्देश्य की पूर्ति करे, उसे समझ में नहीं आ रहा था। आफ्टर सम कंटेम्पलेशन कहते हैं चिंतन को, कुछ चिंतन के बाद उसे लगा, ही फेल्ट ही कुड ओनली वेट, उसे वो केवल इंतजार कर सकता था। ही डिड नॉट लाइक द आइडिया ऑफ गोइंग एलोन ऑन द पिलग्रिमेज, उसे अच्छा नहीं लगा। उसने जब सोचा कि क्या अकेले किया जाए कोरा, तो उसकी हिम्मत नहीं पड़ी। तो उसने सोचा कि अकेले तीर्थ यात्रा पर जाने का विचार अच्छा नहीं था। The Kora was seasonal because the parts of the road were likely to be blocked by snow. कोरा मौसमी था क्योंकि सड़क के कुछ हिस्से बर्फ से अवरुद्ध होने की संभावना होती थी, अर्थात बर्फ से अवरुद्ध हो जाते थे, ब्लॉक हो जाते थे। He had no idea if the snow had cleared, but he saw the large pieces of dirty ice on the banks of Darchen stream. उसे पता नहीं था कि बर्फ साफ हो गई है, लेकिन उसने डार्चन की धारा के किनारे, स्ट्रीम के किनारे एक गंदे बर्फ के टुकड़े को देखा। From the time when Saturn had left, he had not met anyone in Darchen who could answer even the basic question in English till he met Norbu. जब से सैटर्न गया है, तब से वो डार्चन में किसी ऐसे आदमी से नहीं मिला जिसको अंग्रेजी आती थी, लेकिन वो नॉर्बू से मिला जो उसके बुनियादी प्रश्नों का उत्तर दे सकता था। कुड आंसर द बेसिक क्वेश्चन, बुनियादी क्वेश्चंस, प्रश्नों का उत्तर इन इंग्लिश में दे सकता था। ही मेट नॉर्बू नाम के एक व्यक्ति से उसकी मुलाकात हुई। द नरेटर वॉज अ स्मॉल डार्क cafe with a long metal stove that ran down the middle. नरेटर एक छोटे अंधेरे कैफे में था जिसमें एक लंबा मेटल का अर्थात धातु का चूल्हा जल रहा था। The walls and roofs were covered with multicolored sheets of plastic that is made into shopping bags in many countries. दीवारों और छतों को प्लास्टिक की भिन्न भिन्न रंग की चादरों से ढका गया था, जिसे कई देशों में शॉपिंग बैग में बनाया जाता है, अर्थात बहुत भिन्न भिन्न प्रकार की सीट्स लगी हुई थी प्लास्टिक की। प्लास्टिक आज सिल्क रोड के साथ चीन के सबसे सफल निर्यातों में से एक है। Plastic is one of the China's most successful export along the Silk Road today. He sat beside a window, वो खिड़की के पास में बैठ गया, so that ताकि he could see the pages of the notebook, वो उस नोटबुक के पेजेस को देख सके जो नॉर्बू पढ़ रहा था। He also had a novel with him.
उसके पास भी एक नॉवेल थी, एक उपन्यास थी। नॉर्बू saw book, came to him and sat opposite and asked the narrator if he was English. नॉर्बू ने किताब देखी जब नरेटर की, तो उसके पास आया और सामने बैठ गया और उससे पूछा कि क्या वो एक अंग्रेज था। दे स्टेटेड अ कन्वर्सेशन, उन्होंने वार्तालाप शुरू कर दी, बातचीत शुरू कर दी। द नरेटर कुड मेक आउट दैट ही डिड नॉट belong to that place, as he was wearing a wind cheater and metal rimmed spectacles of western style. नरेटर को ये पता लगा कि वह उस जगह से संबंधित नहीं है, मतलब वो वहाँ का रहने वाला नहीं है डार्चन का, क्योंकि उसने पश्चिमी शैली का विंड चीटर, जिसको विंड सीटर हम लोग कहते हैं, विंड चीटर पहने हुए था और धातु की फ्रेम वाला चश्मा लगाए हुए था। तो ये बात तो निश्चित हो गई कि वो डार्चन का रहने वाला नहीं था, ऐसा उसने राइटर ने सोचा। He told the narrator that he was a Tibetan. उसने बताया नरेटर को कि वो तिब्बत का रहने वाला तिब्बती था, लेकिन but he worked in Beijing at Chinese Academy of Social Sciences in the Institute of Ethnic Literature. उसने ये भी बताया राइटर को कि वो तिब्बत का रहने वाला है, लेकिन वो बीजिंग में चीनी सामाजिक विज्ञान अकादमी, एथनिक लिटरेचर संस्थान में काम करता था। He too had to come to do the कोरा, वो भी कोरा करने के लिए वहाँ आया हुआ था। Norbu had been writing academic papers about the Kailash Kora and its importance in various works of Buddhist literature for many years, but he had never actually done it himself. Norbu कई वर्षों से कैलाश कोरा और बौद्ध साहित्य के विभिन्न कार्यों में उसके महत्व के बारे में अकादमिक पत्र लिख रहा था, लेकिन उसने वास्तव में इसे स्वयं कभी नहीं किया था, अर्थात स्वयं कभी भी उसने ये महसूस नहीं किया था। जब नरेटर ने when the narrator told him what brought him to Darchen, he was excited and wanted to work with him as a team. जब नरेटर ने बताया कि वो भी डार्चन में इसीलिए आया हुआ है, तो वो उत्साहित हो गया और वो एक टीम के रूप में उसके साथ काम करना चाहता था, अर्थात मिलकर काम करना चाहता था। He soon realized that Norbu was as ill-equipped as him for the pilgrimage. उसने जल्द ही महसूस किया, नरेटर ने जल्द ही महसूस कर लिया कि नॉर्बू यात्रा के लिए उसके जैसे ही खराब थे, अर्थात वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं था कोरा के लिए, इल इक्विपेड था, एज हिम उसी की तरह। फॉर पिलग्रिमेज माने कोरा,
तीर्थ यात्रा अर्थात कोरा के लिए। ही केप्ट टेलिंग द नरेटर हाउ फैट ही वॉज एंड हाउ टफ इट वॉज गोइंग टू बी फॉर हिम टू वॉक। उसने नरेटर को बताया कि वो कितना मोटा था, अर्थात वो बहुत मोटा था और उसको चलने में बड़ी कठिनाई होती थी। ही वॉज नॉट अ रियली प्रैक्टिसिंग बुद्धिस्ट, वो एक प्रैक्टिसिंग बुद्धिस्ट नहीं था, अर्थात बौद्ध धर्म पर बहुत विश्वास करने वाला नहीं था, बौद्ध धर्म के सारे सिद्धांतों पर चलने वाला व्यक्ति वो नहीं था। It became known, but he had enthusiasm and he was a Tibetan. ये ज्ञात तो हो गया, लेकिन उसमें उत्साह था और वो एक तिब्बती था। एंथुजियास्ट माने उत्साह था और वो एक तिब्बती था। Although at first the narrator had thought that he would make the trek in the company of religious people, but then he felt that Norbu would turn out to be the ideal companion. हालांकि पहले तो राइटर ने सोचा था कि वो धार्मिक लोगों के साथ में ये ट्रैक पूरा करेगा, अर्थात कोरा करेगा, लेकिन फिर उसे लगा कि नॉर्बू एक आदर्श साथी बन जाएगा या बन सकता है। नॉर्बू सजेस्टेड दैट दे हायर सम याक्स टू कैरी द लगेज। नॉर्बू ने उसे सुझाव दिया कि वे सामान ले जाने के लिए कुछ याक किराए पर ले लें। याक वहाँ का पशु होता है जिस पर वो लोग सामान लाते हैं और पहाड़ों में चलने के लिए वो बहुत फिट होता है। As he said, it was not possible for him to prostrate himself all around the mountain, as that was not his style, and anyway his tummy was too big. याक को किराए पर ले ले, क्योंकि उसने कहा कि उनके लिए पहाड़ों के चारों ओर खुद को चलाना संभव नहीं है सामान के साथ, क्योंकि सामान लाद कर चलने की उनको आदत नहीं थी और वैसे भी उसका जो पेट था वो बहुत बड़ा था। टमी कहते हैं पेट, बड़े पेट वाले को, जो पेट जिसका निकला होता है, टमी, टू बिग, बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। और इस प्रकार से वो दोनों मिलकर कोरा पूरा करते हैं। इन दिस वे दे कंप्लीटेड कोरा। तो दिस वाज द जर्नी ऑफ द राइटर which was full of adventures. The video has been very long, but you can watch this video in 2 parts. Thank you very much.